हेलो। नमस्कार दोस्तों, तो पीआईबी एनालिसिस 30 जून में आपका स्वागत है। और 29 जून की पीआईबी के अंदर हमने 28 और 29 जून दोनों का डिस्कशन काफ़ी डिटेल में कर लिया था। और उसमें मैंने आपको बताया था कि 4-5 आर्टिकल थे, हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया था वहाँ पर। आज की डिस्कशन जो है वो पीआईबी के 30 जून के आर्टिकल की बारे में होने वाली है। इसमें मैं ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं मिले हैं, लेकिन अगेन मैं आपको बार बार इस चीज़ को बताता रहा हूँ कि आप देखो खुद ही पीआईबी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं या इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस हैं वो कहीं ना कहीं टेक के अराउंड, एआई के अराउंड, एआई प्लेटफॉर्म के अराउंड, इंक्लूजन के अराउंड ही हो रहा है, चर्चा हो रही है। और उसमें एग्रीकल्चरल टेक की, एग्री टेक की या एग्रो सेक्टर बेस्ड जो आर्टिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आपसे एग्जाम में इन्हीं एग्रीकल्चरल सेक्टर्स से क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको शॉक नहीं होना चाहिए। आज भी आप देखोगे तो मेजर ऑफ द डिस्कशंस जो है वो उसी के बारे में होगी। तो डेटा, एआई, द फ्रेमवर्क, एग्रो बेस्ड टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। और इसीलिए सारी मिनिस्ट्रीज़ के लगभग जितने प्रेस रिलीजेस आ रहे हैं वो इसी के बारे में आ रहे हैं या इसी के अराउंड आ रहे हैं। और देश उसी को प्रमोट भी कर रहा है, सरकार उसी को प्रमोट भी कर रही है, इसीलिए ज़्यादा चर्चा इसके ऊपर हो रही है। अगर आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको शॉक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कम बैक टू आवर पीआईबी एनालिसिस ऑफ 30 जून। और वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी पर हमने ट्रिपल ट्रीट ऑफर जो है वो लॉन्च कर दिया है। ट्रिपल ट्रीट ऑफर का आज बल्कि आखिरी दिन है, यानी कि 30 जून आखिरी दिन माना जाएगा ट्रिपल ट्रीट ऑफर का। इसमें सबसे खास बात यह है कि अगर आप 9 मंथ्स का कोई कोर्स खरीदते हो, आप 2027 के एस्पिरेंट हो, तो इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 27 मंथ्स की आपको मिलेगी। यही ट्रिपल ट्रीट ऑफर की खासियत है। और प्राइस सेम रहेगा 21,999। इसी तरीके से आप 12 महीने का कोर्स खरीदते हो तो 3x वैलिडिटी उसकी मिलेगी, यानी कि 36 महीने तक का आपके पास वैलिडिटी होगा। और प्राइस वही सेम रहेगा 23,999। ऐसे ही 18 मंथ्स का कोर्स खरीदते हो उसका प्राइस 28,999। 3x बस 6 मंथ्स वाले कोर्स पर ये 3x अप्लाई नहीं होता है। तो इसको आप ज़रूर से अवेल कर लीजिए। और ये लास्ट बैच है जो इसी साल के एस्पिरेंट हैं जिनको अटेम्प्ट 2027 में ही देना है, उनके लिए लास्ट बैच है। इस बैच के बाद जो भी बैचेस आएंगे उसमें आपका कोर्स जो है वो प्रीलिम्स के बाद ख़त्म होगा। तो ये लास्ट बैच है जहाँ पर आप टाइम फ्रेम में अपना कोर्स ख़त्म कर सकते हो। उसके बाद ये बैच फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे अगर आपको सेम ईयर एग्जाम देना है। और अभी अगर आप इस बैच को लेते हो 30 जून को, तो सबसे खास बात यह है कि इसके साथ आपको यूपीपीएससी का जो प्रोग्राम है हमारा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और वो इसके साथ अटैच कर दिया जाएगा। तो पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हो। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। और पहला जो हमारे पास आर्टिकल है, दैट आर्टिकल इज किसान सारथी प्लेटफॉर्म। मैंने आपको पहले भी बोला कि एग्रो बेस्ड सेक्टर, एग्रो सेक्टर से एग्रीकल्चरल टेक के ऊपर खास तौर से बहुत सारे सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं और इसके ऊपर फोकस काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि मैं खुद जब पीआईबी की वेबसाइट पर जाता हूँ और सारे प्रेस रिलीजेस को एक एक करके पढ़ता हूँ, वैसे तो मैं सारे प्रेस रिलीजेस को पढ़ता हूँ और जो इंपॉर्टेंट लगता है वो आपके लिए लेके आता हूँ, लेकिन उसमें मुझे जितनी अनाउंसमेंट्स हैं, जो डिस्कशंस हैं, जो सेलिब्रेशंस हैं, वो टेक के अराउंड, एआई के अराउंड, फ्रेमवर्क के अराउंड, मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट्स, उनके सेक्रेटरीज के स्टेटमेंट, सब आप देखोगे सब इसी के अराउंड चल रहा है। और इसीलिए डेटा के ऊपर हम देख चुके हैं, एआई के ऊपर हम देख चुके हैं आर्टिकल्स, और अब एग्रो सेक्टर के ऊपर हम खूब सारे आर्टिकल्स देख चुके हैं। तो वैसे ही हमारा द किसान सारथी प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आज का आर्टिकल लिखा है। एंड टेक्नोलॉजी टू यूनाइट, एम्पावर एंड स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम को टेक का यूज करके कैसे एम्पावर किया जाता है, कैसे यूनाइट कर सकते हैं, कैसे एम्पावर कर सकते हैं, वो उसके ऊपर पूरा फोकस दिया जा रहा है। और वही काम हमारा किसान सारथी प्लेटफॉर्म करता है। हमें पता है किसान सारथी प्लेटफॉर्म जो है उसको 2016 में लॉन्च किया गया था, नॉट 2016, 2021 में लॉन्च किया गया था। और आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लगभग 2.95 करोड़ रजिस्टर्ड फार्मर्स आ चुके हैं, विच इज़ अ लैंडमार्क अचीवमेंट अंडर डिजिटल इंडिया, अंडर आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन, बहुत ही लैंडमार्क अचीवमेंट है जो किसान सारथी प्लेटफॉर्म के थ्रू अचीव किया गया है। अब सबसे पहले प्लेटफॉर्म है क्या, किसान सारथी प्लेटफॉर्म करता क्या है? सिंपल सी लॉजिक है। किसान सारथी, सारथी जो रथ चलाने वाले सारथी, कृष्ण जी क्या थे? अर्जुन के सारथी। तो किसान सारथी प्लेटफॉर्म मतलब किसान का
रथ चलाने वाला प्लेटफॉर्म, यानी कि किसान को एडवाइस देने वाला प्लेटफॉर्म है ये। इट इज़ अ कंप्लीटली इंटीग्रेटेड डिजिटल एग्रो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म एंड इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड डिजिटल एग्रो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पर कई सारे एक्सपर्ट्स को अटैच किया गया है, जो कि बिग यूनिवर्सिटी आईसीआर से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको अटैच किया गया है, और वो अपने एडवाइसेस प्रोवाइड करते हैं किसान को। और वो एडवाइस भी स्पेसिफिक एडवाइसेस होती हैं, वो जनरलाइज्ड इन नेचर नहीं होती हैं कि अरे गेहूँ बोलो, पानी का मौसम है ये लगा लो, पानी अगर अच्छा है तो ये लगा लो, वैसा वाला एडवाइस नहीं, बिल्कुल स्पेसिफिक कि आपको क्या फेवर करेगा, आपके रीजन में क्या फेवर होगा, वेदर कैसा होने वाला, मतलब इतनी डिटेलिंग में जाकर के पूरी एक पर्सनलाइज प्लेटफॉर्म, पूरा एक पर्सनलाइज आपके लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा। तो फार्मर्स की हेल्प के लिए इस इकोसिस्टम को क्रिएट किया गया है, और इस समय इसमें 2.95 करोड़ रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं। इसके अंदर 37 जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये अब ऑपरेट कर रहा है। 768 डिस्ट्रिक्ट्स में ये ऑपरेट कर रहा है। ये गड़बड़ हो गया, इसको ठीक कर लीजिएगा आप। 768 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वर्क कर रहा है, और 6.63 लाख विलेजेस तक ये प्रोग्राम हमारा पहुंच गया है। इसका मेजर काम क्या है कि जितने भी एडवाइजरीज हैं उनको कंसोलिडेट करना, किसानों को प्रोवाइड करना, वेदर अपडेट्स उनको लगातार देते रहना कि वेदर ऐसा होने वाला है। बहुत सारी स्कीम्स जो हैं, फार्मर रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, उसको इस पर इंटीग्रेट करना, यानी कि एक प्लेटफॉर्म पर ही फार्मर को एडवाइस भी मिल जाएगी, उसको वेदर का भी अपडेट मिल जाएगा, और उसको स्कीम भी पता लग जाएगी कि मेरे लिए कौन सी स्कीम आई है, मेरे लिए कौन सी स्कीम ज़्यादा हेल्पफुल है, क्या है स्कीम्स के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। प्लस इसके साथ जो क्रॉप्स हैं उसकी मार्केट प्राइस जो है वो भी एक ही डिजिटल इंटरफेस के अंदर प्रोवाइड करना। दिस इज़ व्हाट द किसान सारथी प्लेटफॉर्म डस। अगर आपने कभी पहले इस ऐप को नहीं देखा है, और अगर आप एग्रीकल्चरल फैमिली से आते हो, या आपके फादर या आपके जानने वाले लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हैं, तो आपको इस प्लेटफॉर्म को जरूर डाउनलोड करके उनको जानकारी देनी चाहिए। ये किसान सारथी प्लेटफॉर्म हैज़ इमेंसली हेल्प द फार्मर्स, और ये सच में हेल्प है। सिर्फ आर्टिकल के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैंने खुद पर्सनली यूज़ किया। मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ, तो मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया हुआ है, मैंने कई लोग को रिकमेंड भी किया, एंड दिस इज़ ऑसम, दिस प्लेटफॉर्म इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। और जो खास तौर से इसमें जो लैंग्वेजेस का ऑप्शन है कि भाई रीजनल लैंग्वेजेस को जो इसमें इंटीग्रेट किया, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन बी डन फॉर फार्मर्स। तो बहुत अच्छा ये किसान प्लेटफॉर्म वर्क कर रहा है। अब इसको 16 जुलाई को लॉन्च किया गया था, 16 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसको पूरी इम्प्लीमेंटेशन, इसका जो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन जो है वो इसका इम्प्लीमेंटेशन देखता है। मैंने कहा था ना, डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करते हुए ऐसे प्लेटफॉर्म्स में हम एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। इसके अंदर इट इज़ पावर्ड बाय इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन सिस्टम। नाउ व्हाट इज इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन सिस्टम? बेसिकली ये एक 2 वे सिस्टम होता है, जहाँ पर कंज्यूमर्स हैं एक तरफ और दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स हैं। एक्सपर्ट्स और कंज्यूमर्स जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइस गिविंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एडवाइस टेकिंग प्लेटफॉर्म भी, इसीलिए इसको 2 वे कहा जा रहा है। मतलब कि फार्मर्स जो है वो अपनी क्वेरी रेस कर सकते हैं, और उस क्वेरी स्पेसिफिक एडवाइसेस प्रोवाइड की जाएंगे। ऐसे एडवाइस देने वाले, जनरल एडवाइस देने वाले तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, ऐप्स आपको मिल जाएंगे। तो ये इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन सिस्टम का मतलब यही है कि उससे क्रॉस क्वेश्चन क्वेरीज जो है वो वहाँ पर रेस की जाती है, और फिर उसका जवाब एक्सपर्ट्स देते हैं। तो कंज्यूमर्स और एंड यूज़र्स और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो दोनों उसमें एक्टिव हैं। सो इसको इससे क्रिएट किया गया है। और नो योर फार्मर अप्रोच जो है, जो भारत में नो योर फार्मर अप्रोच शुरू हुआ है, मतलब सरकार, अभी तक क्या था कि सरकार और फार्मर्स के बीच में बहुत बड़ा गैप था। गैप तो खैर अभी भी माना जाता है कि काफ़ी गैप है अभी भी, इसको ये नहीं कह सकते कि गैप एकदम खत्म हो गया है, लेकिन सरकार और फार्मर्स के बीच का जो गैप है उसको कम करने के लिए एक नो योर फार्मर अप्रोच लाया गया। जैसे आपका केवाईसी नो योर कस्टमर है ना, बैंक को केवाईसी कराने क्यों बोला गया कि भाई आप कस्टमर, यू नो योर कस्टमर, यू गेट डिटेल्स फ्रॉम योर कस्टमर, अटैच हिम टू द इंक्लूजन। ये इंक्लूजन प्लान था, वैसे ही ये इंक्लूजन प्लान था दैट नो योर फार्मर एज वेल। तो उसके अंदर उसके अप्रोच को सॉलिड करता हुआ ये किसान सारथी प्लेटफॉर्म है। अब इसके अंदर 5 डायमेंशंस हैं। बेसिकली ये 5 तरीके की डिजिटल सर्विसेज हैं जो इसके अंदर प्रोवाइड की जा रही हैं। पहला किसान कॉल सेंटर है। दूसरा, देयर इज कॉमन सर्विस सेंटर्स। किसान कॉल सेंटर से अगर आपका काम नहीं होता है, सपोज किसान कॉल सेंटर क्या है, इट इज़ कम्प्लीटली कॉल बेस्ड सेंटर्स, जहाँ पर आप कॉल करोगे, फिर वो आपके क्वेरीज का रिस्पॉन्ड करेंगे, ये सारे करेंगे। अगर उससे भी आपका काम नहीं हो पाता है, देन देयर आर सम कॉमन सर्विस सेंटर्स वेयर यू कैन विजिट।
इसके अलावा इसी प्लेटफॉर्म पर आईएमडी को भी इंक्लूड कर दिया गया, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भी इंक्लूड कर दिया गया, जो वेदर अपडेट्स देता रहे आपको कि भाई देखो वेदर ऐसा है, वेदर ऐसा है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो उसका एक अलर्ट उनके पास रहे। फिर सारी स्कीम्स को, माई स्कीम बॉक्स है उसके अंदर, सारी स्कीम्स को इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है, प्लस जो फार्मर रिलेटेड हैं, और उसके साथ उसमें जो मल्टीलिंगुअल एआई ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म भाषिनी भी इंक्लूड कर दिया गया है, जो 13 रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रेंड है और आपको 13 रीजनल लैंग्वेजेस में आपका ट्रांसलेशन करके दे सकती है। जो आप बोलोगे उसको वो ट्रांसलेट करके आपके एक्सपर्ट तक पहुंचा देगा, फिर एक्सपर्ट जो है उसको जवाब देगा, वो ट्रांसलेट होकर के आप तक आ जाएगा। सो नाउ दिस शोज व्हाट, दिस शोज द इंक्लूजन, और वो भी जो इंटरैक्टिव लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है उसने बहुत हेल्प करी है। इसके अंदर 610 स्कीम्स जो है अभी तक लिस्ट की जा चुकी हैं, जिसमें से 102 सेंट्रल स्कीम्स हैं, बाकी सारी स्टेट स्कीम्स हैं, प्लस जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जैसे पीएम किसान योजना। तो पीएम किसान योजना जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसको मैंने कवर भी किया पीएम किसान योजना को, ऐसे जो प्लेटफॉर्म, ऐसे जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनकी ट्रैकिंग भी हो रही है, उनका स्टेटस भी आप चेक कर पा रहे हो। 13 लैंग्वेजेस इसके अंदर हैं ही। अब ये पूरा जो के नो योर किसान बेस्ड मॉडल है, ये मॉडल वर्क कैसे कर रहा है? तो सबसे पहले क्या है कि एक फार्मर आएगा, फार्मर अपनी क्वेरी को रेस करेगा, फार्मर क्वेरी को रेस करेगा, सर्वर जो है वो उस क्वेरी को रिकॉर्ड करेगा और स्पेसिफिक एक्सपर्ट तक, और एक्सपर्ट तक उसको पहुंचाएगा। उसके बाद जो भी रेलेवेंट एक्सपर्ट होगा, उस मैटर का एक्सपर्ट होगा, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा, ये सारा काम जो है सर्वर पर हो जाएगा। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट होगा उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा, वो एक्सपर्ट जो है वो आपको जानकारी देगा। एडवाइजरी जो आपको डिलीवर करेगा ये एक्सपर्ट, ये 13 रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर आप तक पहुंचेगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं तो चैट जीपीटी पर जो भी आप सर्च करते हैं उसकी एक हिस्ट्री बन के आ जाती है साइड में, ठीक वैसा ही इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म यहाँ पर भी फार्मर जो भी सर्च कर रहा है उसकी साइड में हिस्ट्री भी बनते चल रही है। प्लस इसके साथ आपको लोकेशन स्पेसिफिक एडवाइजेस प्रोवाइड की जाएंगी, जो मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले कि सपोज़ आप यूपी से हैं तो यूपी के वेदर कंडीशंस को ध्यान में रख के, वहाँ की सॉइल कंडीशंस को ध्यान में रख करके ये एडवाइजरीज आपको दी जाएंगी। और टाइम टू टाइम आपको अलर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा इसी प्लेटफॉर्म के अंदर। तो 2.95 करोड़ रजिस्टर्ड यूज़र्स इसके अंदर हो चुके हैं, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि इसमें 4767 ICAR साइंटिस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, और अभी तक इन्होंने 19.21 लाख क्वेरीज को हैंडल किया है। 21,900 एडवाइजरीज जो हैं वो अभी तक जारी की जा चुकी हैं। सो दिस प्लेटफॉर्म इज़ टेक्निकली हेल्पिंग फार्मर्स अ लॉट। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ने 20th स्टैटिक्स डे को सेलिब्रेट किया है। 20th स्टैटिक्स डे जो है वो 29 जून 2026 को 20th स्टैटिक्स डे था हमारा, जिसको सेलिब्रेट किया गया, और इसका थीम था अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। ऑब्वियसली जैसे फोटो में आप देख भी रहे होंगे कि इस डे को सेलिब्रेट करने का पूरा रीज़न ही, द होल आइडिया ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ दिस डे इज़ ड्यू टू दिस पर्सन हु इज़ प्रोफेसर PC महालानोबिस। तो आपने महालानोबिस मॉडल पढ़ा होगा। महालानोबिस मॉडल इज़ व्हाट? महालानोबिस मॉडल आप ज़रूर से पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा। एक्चुअल में महालानोबिस वॉज दैट पर्सन जिन्होंने डेटा को 5 ईयर प्लान में कैसे यूज़ करना है उसकी पूरी जानकारी दी थी। अब ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट को सेटअप किया था, और डेटा का एक्चुअल यूज़ भारत को सब सिखाया था कि डेटा को यूज़ करके, डेटा को स्टडी करके आप पहले कंपाइल करो, फिर स्टडी करो, और फिर उसके हिसाब से आप जो है 5 ईयर प्रोग्राम्स को जो आप प्लान करो, 5 ईयर प्लान्स प्लान करो। ये सारा चीज़ें PC महालानोबिस ने भारत को सिखाई थी। तो उनका बर्थडे है, उसी को हम स्टैटिक्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। अब इसमें जो आपका थीम था दैट इज़ अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा, ये दिखाता है कि कैसे इंडिया जो है उसमें एक शिफ्ट देखा जा रहा है। पहले हम फील्ड सर्विस के ऊपर जो है ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे, और वो फील्ड सर्विस साल में एक बार या 2 साल में 3 साल में एक बार हो रहा है। अब हम तुरंत एकदम रियल टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव डेटास पर फोकस्ड हैं कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें रियल टाइम डेटा हमें मिलता रहे, जिससे हमें फील्ड सर्विस पर कोई ज़्यादा डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, और सीधा हमारे पास डेटा पहुंचेगा, और उससे गवर्नेंस जो है वो बेटर इम्प्रूव होगा। अब देखिए इसके डायमेंशंस क्या है। इसमें एज अ चीफ गेस्ट जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ PM उनको बुलाया गया था एज अ चीफ गेस्ट। उन्होंने कहा कि भाई जितना डेटा का यूसेज होगा, जितना डेटा होगा, उतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उतनी ज़्यादा डेटा पायरेसी होगी।
तो हमें उतनी ज़्यादा डेटा प्राइवेसी और पब्लिक ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशनल डिपेंडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। एआई का इस्तेमाल भी हम इसमें पायरेसी को रोकने के लिए कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक डेटा हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क है जिसको रिलीज़ किया गया था 5th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज दिसंबर 2025 के अंदर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो डेटा हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क में कहा गया इसके 5 पिलर्स हैं। इट विल वर्क ऑन 5 पिलर्स। ये पूरा फ्रेमवर्क 5 पिलर्स पर डिपेंड करता है। पहला, दैट इज मेटा डेटा कंपाइलेशन, यानी कि डेटा आ जाना इज नॉट इनफ, यू हैव टू कंपाइल दैट डेटा एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। जैसे आप अपने लेवल पर देखिए, जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते वक्त आपको क्या होता है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते वक्त आप डिफरेंट टॉपर्स की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देखते हो, एथिक्स में किसी का देखते हो, उसमें किसी का देखते हो, उसमें दिन भर स्ट्रैटेजी देखते रहते हो। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप वो स्ट्रैटेजी देख तो रहे हो लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट या इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। क्यों उसको एग्जीक्यूट या इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि देयर आर सम गैप्स बिटवीन, बिकॉज यू आर नॉट कंपाइलिंग दैट। आपके पास कंपाइलेशन मौजूद नहीं है। तो भले ही आप उसकी स्ट्रैटेजी देख रहे हो लेकिन वो आपका टाइम वेस्ट है क्योंकि आप उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो। तो अनलेस और अनटिल कंपाइलेशन नहीं होगा, आपके पास कितना भी डेटा हो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। यू हैव करोड्स, 1 करोड़ लोग का डेटा है। अब 1 करोड़ लोग का डेटा से कैसे यूज़ करोगे? 1 करोड़ लोग का डेटा तो पूरा आप छान नहीं पाओगे हर बार। तो आपको कंपाइलेशन करना ज़रूरी है, उसको सेग्रीगेट करना ज़रूरी है। जैसे ये पर्टिकुलर लोग का डेटा है, ये इस पर्टिकुलर लोग का डेटा, ये इस ग्रुप का डेटा है। अब ये ग्रुप कैसे रिएक्ट कर रहा है, इसकी मंथली इनकम कितनी है, इसकी मंथली इनकम कितनी है, तब जाकर हम उससे डिफरेंट चीज़ों तक, हम डिफरेंट कंक्लूजन्स तक पहुंच सकते हैं। तो कंपाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, दैट डेटा क्वालिटी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। डेटा क्वालिटी असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ क्या है कि यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन मेथड्स रखेंगे हम, कि सपोज अब 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज का कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो वैसे ही डेटा के अंदर अगर आप यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशंस नहीं रखते तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। यूनिक आइडेंटिफायर्स और उसके साथ साथ रिजॉल्विंग डेफिनेशनल डाइवर्जेंसेस, दैट इज द टोटल डेटा हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क विच वी आर टॉकिंग अबाउट। जो ये डेटा हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क है और इसको बेस करके इन 5 पिलर्स को हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स ने एक हैंडबुक निकाली थी जिसको कहा गया प्रैक्टिशनर्स हैंडबुक ऑन हार्मोनाइजेशन ऑफ डेटा सेट्स। और इसी पर बेस होकर के, इन्हीं 5 पिलर्स पर बेस करके बहुत सारे, अगर आप देखो तो नए नए डेटास, नए नए पब्लिकेशंस आ रहे हैं। जैसे सबसे फेमस SDG नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2026, डेटा स्नैपशॉट ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स इंडियाज अचीवमेंट्स अंडर द पीपल्स डायमेंशन ऑफ SDGs। तो ये ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं वो और ज़्यादा भारत को हेल्प करने वाली हैं। अब इसमें आप इस थीम को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा, और इसके अंदर आप ये डेटा हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क और उसके पब्लिकेशंस, उसके वजह से जो पब्लिकेशंस आ रहे हैं लगातार, ये मिनिस्ट्री जिस तरीके से काम कर रही है। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी जब मैं आई थिंक 23 या 24 जून को डिस्कस कर रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इस समय पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका हमारे पास इंडेक्स होता है, यही मिनिस्ट्री निकालती है, लेकिन हमारे पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का कोई इंडेक्स नहीं है जिसको हम नाप सकें, कोई डेटा हमारे पास नहीं आता। ऐसा ही हमारे साथ सर्विसेज सेक्टर का भी था, हालांकि सर्विस सेक्टर का इंडेक्स अब आएगा। तो आप इस पॉइंट को भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, एज एन एग्जाम्पल उसको लिख सकते हो। तो आज यही 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, लेकिन ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को डिस्कस करिएगा। आप फटाफट से अपना आज का PIB बैकग्राउंडर डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो PIB बैकग्राउंडर डिस्कस करने के लिए हम उसको यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। फटाफट से PIB बैकग्राउंडर हम डिस्कस करते हैं। ये आज का जो PIB बैकग्राउंडर है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा। तो आज का PIB बैकग्राउंडर जैसे आपने देख ही लिया कि इट इज़ ऑन GST, राइट। तो GST को हमारे देश में 9 साल हो चुके हैं, 9 साल GST के पूरे हो चुके हैं। बड़ा विवादास्पद ये चेंज रहा था, और विवादास्पद इसलिए रहा था क्योंकि पता नहीं था ना किसी को कि GST कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बढ़िया है, ख़राब है, आधे लोग को अभी भी नहीं पता है। अब वो आप डिसाइड कर लो, अच्छा है खराब है, वो सब मैं नहीं बताने वाला। आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट द फैक्ट्स। तो 9 साल GST को पूरे हुए, और अगर आप इसकी टैगलाइन देखो, सिंप्लीफाइंग टैक्सेशन एंड स्ट्रेंथनिंग इंडिया, तो टैक्सेशन को सिंप्लीफाई किया है और इंडिया को स्ट्रेंथन किया है। क्या सच में GST ने टैक्स को सिंप्लीफाई किया है? तो अगर आप देखो तो 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया था, और GST का होल द कंसेप्ट वाज 1 नेशन 1 टैक्स, दैट वाज द होल कंसेप्ट। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत, एक भारत का विजन था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके अंतर्गत 1 नेशन 1 टैक्सेशन के अकॉर्डिंग ये GST को लाया गया था। इस GST ने क्या किया? इस GST ने 17 अलग अलग डिफरेंट टैक्सेस को एक कर दिया, यानी कि GST के अंदर डाल दिया।
और इसीलिए इसको कहा गया वन नेशन वन टैक्स। मतलब पहले क्या है, स्टेट वाइज डिफरेंट डिफरेंट टैक्स होते थे, अब उस स्टेट लेवल सारे टैक्सेस को इसने लगभग अबॉलिश कर दिया और वन नेशन वन टैक्स के प्रिंसिपल पर चलते हुए इसने जीएसटी को बना दिया। और जीएसटी का क्या कर दिया, जीएसटी में इसने स्लैब्स क्रिएट कर दिए, फिर उसके बाद उसमें फेडरलिज्म भी कर दिया कि भाई स्टेट ले ले सेंटर ले ले, उस तरीके से जीएसटी को रिलीज किया, लाया गया। जीएसटी का सेलियंट फीचर्स क्या थे कि जीएसटी का सबसे पहला फीचर तो यही था कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर चार्ज किया जाता है, यानी कि जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो कहा गया कि पहले क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग पर, सेल पर, सर्विसेज पर, सब पर अलग अलग टैक्स आप दे रहे थे, मल्टीपल टैक्स आप दे रहे थे। सपोज आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो एक बिस्किट, तो उस बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स है, ठीक है, पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स है, फिर वो जा रहा है कंज्यूमर आपके होलसेलर के पास, वहाँ पर टैक्स है, फिर ऐसे तो मल्टीपल लेवल पर टैक्स, सेम गुड के ऊपर मल्टीपल लेवल पर टैक्स लग रहे हैं, वो मिला करके बहुत हाई प्राइस हो जाता था। लेकिन इस जीएसटी ने क्या किया, इस जीएसटी ने एक कर दिया, पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स लगेंगे एट द कंज्यूमर एंड, नॉट एट द एवरी लेवल। कंज्यूमर एंड का मतलब इसको हम कंजम्पशन टैक्स, इसीलिए इसको कहते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, यानी कि जहाँ पर कंजम्पशन होगा गुड्स या सर्विसेज का, वहीं पर सीधा टैक्स लगेगा, उसके अलावा और कहीं नहीं लगेगा। कंजम्पशन यानी कि जैसे मैं कंज्यूमर हूँ, मैंने कुछ लिया, तो आई विल हैव टू पे द टैक्स। सो सीधा कंजम्पशन जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर टैक्स लगेगा। इसी को कहते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। इस पूरे मामले को, पूरे जीएसटी से रिलेटेड चीज़ों को जीएसटी काउंसिल देख रही है, जीएसटी काउंसिल क्रिएट किया गया, एंड दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब जहाँ पर सेंटर और स्टेट आर कमिंग टुगेदर एंड वर्किंग फॉर अ कॉज। तो यहीं पर ये कहा जाता है कि ये जो सेंटर और स्टेट है, दे आर कमिंग टुगेदर इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ जीएसटी। भाई स्टेट भी उतना ही पार्टिसिपेट कर रहा है, और इसीलिए इन लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क बनाया हुआ है, जिसमें 50% सेंटर और 50% स्टेट का कंट्रीब्यूशन। ये कंपनी की तरह काम करते हैं, जहां पर पूरा सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। फिर इसमें एक सेंट्रल टैक्स होता है, अपने आप में लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो एक सेंट्रल टैक्स होता है जिसको सीजीएसटी कहते हैं, एक स्टेट टैक्स होता है जिसको एसजीएसटी कहते हैं, और अगर इंटर स्टेट गुड्स सर्विसेज हैं, गुड्स और सर्विसेज सप्लाई है, तो उस पर आईजीएसटी लगता है, विच इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये पूरा इन्होंने काम किया। उसके बाद 2025 में जीएसटी 2.0 आया। अब इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, जीएसटी 2.0 ने क्या किया था। तो इसने 2 स्लैब में मेजर आइटम्स को डिवाइड कर दिया, 5% और 18%। पहले 3 स्लैब्स थे, तो उसको 2 स्लैब में टर्न कर दिया, 5% और 18%। और उसके बाद तीसरा एक बनाया लग्जरी और सिन गुड्स के लिए। इसमें 40% का, जैसे हाई एंड कार्स हो गई आपकी, टोबैको हो गया, गेमिंग हो गया, ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, लॉटरी के ऊपर, है ना, प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स, याच्स, जो भी लग्जरी चीज़ें हैं उनके ऊपर इसने 40% का टैक्स लगा दिया। कहते हैं कि जीएसटी 2.0 ने एमएसएमईज को बहुत एम्पावर किया। एमएसएमईज को क्यों एम्पावर किया? एमएसएमईज को एम्पावर करने का बेसिकली मतलब ये था कि स्लैब से जब तीसरा स्लैब हटाया उन्होंने, तो उससे क्या हुआ, कॉस्ट काफ़ी लोअर हुआ और इससे अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका एमएसएमई सेक्टर को हुआ। एमएसएमई सेक्टर को कैसे फ़ायदा हुआ इसका? तो जब जीएसटी रेट्स कम हुए सीमेंट्स, हैंडीक्राफ्ट्स और इन सारी चीज़ों के ऊपर, तो इसमें जो प्रोडक्शन था वो प्रोडक्शन बढ़ा, तो एमएसएमईज़ को फाइनली फ़ायदा हुआ, रेवेन्यू ग्रोथ हुई। तो ये सारी चीज़ें थी। इसमें बहुत सारा डेटा है, मेरे ख्याल से डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा यू कैन मिस। और जीएसटी के बारे में आप वैसे भी इकॉनमी के अंदर काफ़ी डिटेल में आपने पढ़ा ही होगा, तो इसीलिए मैं उसके बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल पार्ट पर नहीं जा रहा हूँ। जितना कंसेप्ट था उतना मैंने आपको बता दिया। और इसके ऊपर जो डेटाज़ हैं, अब ये डेटा बहुत सारे डेटा है भाई, 9 साल हो गए, तो बहुत सारा डेटा है। सारा डेटा हमें नहीं पढ़ना है, इसीलिए आप अपने हिसाब से इसमें कुछ डेटा चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ डेटा चूज़ करने के लिए, तो एक तो आप सबसे पहली काम ये करिएगा कि जो जीएसटी 2.0 है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। जीएसटी फर्स्ट वाला मुझे नहीं लगता कि उससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। जीएसटी 2.0 के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। उसके बाद सीधा डेटा पर अगर हम आएँ, तो हमें क्या करना है, राइज ऑफ डेटा ड्रिवन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर थोड़ा सा ई इनवॉइसिंग और ये सब होती है, और ये सब होता है। इसके रिलेटेड जो डेटा है, इसको एक बार आप निकाल लीजिएगा। और जीएसटी ग्रोथ कितना हुआ है,
वो आप निकाल लीजिएगा। तो दिस शोज दैट जीएसटी टैक्स पेयर बेस जो है वो बढ़ गया। 2017 में 66.5 लाख था, अब ये 1.65 करोड़ है। ये सारे डेटाज हमें यूज़ करने हैं। यहाँ पर जो इस लेवल के डेटा है 21-22 में इतना, 25-26 में इतना, इस लेवल के डेटा पर हमें नहीं जाना है। हम सिर्फ अगर इतना भी इस डेटा, एक डेटा को भी यूज़ कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि आप इसको ध्यान में रखिए कि हमें इसको अभी कल नहीं यूज़ करना, हमें इसको 1 साल बाद अपने एग्जाम में यूज़ करना, मेंस वेंस जब लिखोगे तब। तो उस हिसाब से इस डेटा को इतना ही याद रखना है। तो एज ऑफ मई 2026 1.65 करोड़ बेस है। हो सकता है जब एग्जाम दे रहे हो तो ये बेस थोड़ा और बढ़ जाए। तो इतना डेटा बस आप लिख लीजिएगा। तो आई होप आपको ये पूरा पीआईबी एनालिसिस समझ में आ गई होगी। आज के लिए पीआईबी के सेशन में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।